नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का रुद्रपुर दौरा, किसानों को बड़ी सौगात देंगे सीएम, किसान कल्याण योजना को करेंगे लॉन्च। ऋषिकेश में 3 लेन पुल का निर्माण लोकार्पण, लोगों को मिला जानकी सेतु पुल का तोहफा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने किया लोकार्पण। ऋषिकेश में सीएम त्रिवेंद्र की घोषणा, शहीद राकेश डोभाल के आश्रित को मिलेगी सरकारी नौकरी। सुगम में संबद्ध शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, मूल तैनाती वाले स्कूलों में देनी होगी ड्यूटी। उत्तराखंड में मिले 512 नए संक्रमित, 5 की मौत, मरीजों की संख्या 70,000 के पार। कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन मुस्तैद, सैलानियों में कहा किया जा रहा निःशुल्क परीक्षण, लगातार बढ़ते कोरोना केस को लेकर सतर्क प्रशासन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मसूरी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में फटा कोरोना बम। अकादमी में 40 से 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों के हवालों से ये खबर आ रही है। संक्रमित में कई आईएएस ऑफिसर और कर्मचारी मौजूद हैं। 10 से 12 कोविड सेंटर हॉस्पिटलों में आइसोलेट, एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को किया जा रहा होम आइसोलेट। 5 हॉस्टल को सीज कर दिया गया है, बनाया गया है कंटेनमेंट जोन। अकादमी में कोरोना संक्रमित मरीजों के सही आंकड़े नहीं हैं अभी तक। बड़ी खबर आपको मसूरी से बता रहे, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मसूरी में बढ़े कोरोना के केस। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में फटा कोरोना बम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे रुद्रपुर। बता दें, गांधी पार्क में करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विभागों द्वारा लगाए गए स्थलों का निरीक्षण किया। कुछ देर में करेंगे जनता को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत संबोधित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रुद्रपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं। बता दें कि गांधी पार्क में करोड़ों रुपए की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और विभागों द्वारा लगाए गए स्थलों का निरीक्षण करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कुछ ही देर में जनता को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुद्रपुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री गांधी पार्क में और विभागों द्वारा लगाए गए स्थलों का निरीक्षण भी किया जाएगा सीएम द्वारा। और बता दें आपको कि कुछ ही देर में जनता को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको बता रहे रुद्रपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं। बता दें कि गांधी पार्क में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और विभागों द्वारा लगाए गए स्थलों का निरीक्षण भी करेंगे सीएम। कुछ ही देर में जनता को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, जहां पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अब देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर हरदा के बयान पर आपने साधा निशाना। बड़ी खबर देहरादून से, हरदा के बयान पर आपने निशाना साधा है। हरदा द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर साधा निशाना। कांग्रेस के नेता कांग्रेस के जहाज को दबाने का कर रहे हैं काम। आपने निशाना साधते हुए ये बात कही, आगामी चुनाव में बीजेपी और आप में होगी सीधी टक्कर। आपने ऐसा कहा है। हरदा के बयान पर आपने साधा निशाना। हरदा द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर निशाना साधते हुए आपने कहा कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के जहाज को दबाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी और आप में होगी सीधी टक्कर। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर हरदा के बयान पर आपने साधा निशाना।
हरदा द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर आपने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस के जहाज को दबाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी और आप में होगी सीधी टक्कर। बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर हरदा के बयान पर आपने साधा निशाना। हरदा द्वारा की गई घोषणाओं को लेकर आपने साधा है कांग्रेस पर निशाना। और अब बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड के टिहरी और पौड़ी जनपद के मुनिकीरेती और स्वर्ग आश्रम को जोड़ने वाला जानकी सेतु पुल जनता को समर्पित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकी सेतु का लोकार्पण करते हुए स्थानीय लोगों को बधाई दी है। लगभग 7 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद तीर्थ नगरी के तीर्थाटन और पर्यटन क्षेत्र के विकास में ये पुल मील का पत्थर साबित होगा। जानकी सेतु झूला पुल का शिलान्यास 2014 में किया गया था और लगभग 7 वर्षों में तैयार हुआ जानकी सेतु पुल आज जनता को समर्पित किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और वहीं सीएम रावत ने कहा कि जानकी सेतु पुल के बनने से दोनों जिलों के स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से आए सैलानियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से 44 करोड़ के आसपास 48 करोड़ की इसकी लागत आई है और ये बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा की है। बहुत महत्व का ये सेतु जहाँ पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी। उत्तराखंड राज्य सरकार पर एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने निशाना साधा है। सराय प्रीतम सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर कहा कि राज्य को विकास की ओर ले जाने के बजाय प्रदेश सरकार परिसंपत्तियों का बंटवारा कर रही है। बद्रीनाथ में उत्तराखंड सरकार के भवन को ना बनकर वह उत्तर प्रदेश को सौंपने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस आमजन के साथ मिलकर राज्य सरकार के गलत फैसलों पर प्रदर्शन करने में पीछे नहीं हटेगी। फैसले तो हवा हवाई है भैया, भगवान ही मालिक है। वो बयान दे देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अगर आप देखें उन्होंने जो है नौजवान साथियों के रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत कुछ कहा। बयान तो बहुत आए लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। तो मालिकाना हक देंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात है। मालिकाना हक तो ऐसे भी होता है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर विकासखंड नौगांव में पहली वीडीसी बैठक में यमुना घाटी को पृथक जनपद बनाए जाने का मुद्दा ध्वनि मत से पारित हुआ। वीडीसी बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों व अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही व जिला स्तरीय अधिकारियों के उपस्थित न होने पर खूब बहस हुई। क्षेत्र पंचायत बैठक में एक ऐसा नजारा भी सामने आया कि शिमलासरी क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमित्रा अपने 6 माह के बच्चे को लेकर बैठक में मौजूद रही। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई व जनहित के कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने उपस्थित अधिकारियों को सभी समस्याएं 1 माह के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक शुरू होने से पूर्व जिलाधिकारी बड़को चतर सिंह चौहान का ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार व परियोजना निदेशक का ज्येष्ठ प्रमुख किशन सिंह राणा ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। ग्राम पंचायत का सचिव प्रधान संगठन विकासखंड नौगांव, मतलब हमारे कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो चुका है और हमारा दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य है कि हमारी पहली बीडीसी आज 20/11 को 2020 को होने जा रही है।
जिसमें कोई भी जिला स्तरीय कर्मचारी उपस्थित नहीं है। इस प्रकार की बीडीसी होने से सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत आहत पहुंचा है तथा अगर भविष्य में इस प्रकार बीडीसी होते सभी कर्मचारियों को बुलाया जाए ताकि जनप्रतिनिधि की समस्या उन तक पहुंचे और उनका समाधान ऑन द स्पॉट हो सके। खबर देहरादून से है। दिल्ली से प्रचंड बहुमत जीत के बाद अब उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही। वहीं पार्टी के रवैयों को लेकर आम आदमी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने निशाना साधा। प्रभात कुमार का कहना है कि दिल्ली में सत्ता में काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी ने जनता से मुफ्त में बिजली पानी देने के झूठे वादे किए। उनका कहना है कि पार्टी दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान आम जनमानस को सुविधाएं देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। प्रभात के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रवींद्र आनंद ने जवाब में कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। उनका कहना है कि बिना तथ्यों की बात करने से कोई लाभ नहीं होता। रवींद्र आनंद का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी पर अपना विश्वास दिखाया है, वैसे ही अब उत्तराखंड में भी पार्टी काम की राजनीति करके दिखाएगी। देखिए सर, ऐसा है कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, पहले अन्ना आंदोलन का आदमी हूं, लेकिन 2014 फरवरी को जब दिल्ली में सरकार गिरी तो हमने आम आदमी पार्टी छोड़ के आम आदमी सेना का गठन किया। और ये वो सेना है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पे हमने इनके टैग भी करवाए क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। इनके स्टिंग कराए, हमने इनको एक्सपोज किया। इनके खिलाफ हम पंजाब में भी गए, वहां पे भी हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, बताया केजरीवाल क्या काम करता है। सब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के सपोर्ट में करता है। गुजरात गए, अहमदाबाद, हमने वहां पे बोला। अब ये उत्तराखंड आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आम आदमी सेना इनके पीछे पीछे आ रही है। लड़ने का सवाल है तो लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का पूर्ण अधिकार है। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, तो देखिए कोई बात कह देना बिना तथ्य के उनको शोभा नहीं देता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई उनके पास तथ्य हो तो तथ्यों पर बात करें, बजाय इसके कि वो हवा में बात करें। हवा में बात करके कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये तीसरी बार है जब जनता ने हमें वहाँ आशीर्वाद दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा बिजली और पानी फ्री दिए जाने के ट्वीट के बाद सियासत शुरू हो गई है। वहीं हरीश रावत के इस बात का समर्थन नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि ये हरीश रावत की राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं है। जिस पर वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि जिस राज्य में बिजली और पानी के पैसे लेने के बावजूद भी सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है, वहां फ्री करके क्या हालात होंगे, ये समझा जा सकता है। हरीश रावत को शिगुफा छोड़ने की आदत है, इसलिए वो छोड़ते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई परिस्थितियां राज्य की नहीं है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने कांग्रेस सरकार आने पर पूर्व में भी बिजली और पानी फ्री किए जाने की बात को दोहराया था। कहाँ का दौरा है अभी? चल जाता है। अभी तस्वीर आ रही, नाक से हाथ हटा दी। तस्वीर आ रही। पिछले कांग्रेस ने जो कहे वो करे क्या? ये एक सफुगा छोड़ने की बात है। यहाँ बिजली और पानी का पैसा लेकर भी प्रदेश चलाना मुश्किल हो रहा है और वो कह रहे हैं ऐसा। कहाँ से करेंगे? प्रदेश की आमदनी है क्या इतनी? ये दिल्ली है क्या यहाँ जीएसटी मिल जाएगी? तो यहाँ तो बहुत मुश्किल से सरकार चलाने का काम है, आर्थिक संसाधन बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं तो वो कहें, हमें क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा ऐसा अब पार्टी के अंदर इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर वो ये प्रस्ताव रहे, देखिए ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हम हाईएस्ट लेवल में वित्त वालों से, योजना तैयार करने वालों से बात करते हैं कि यदि हम ये फ्री करेंगे तो सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा, तो इस पर बारीकी से बात होती है। हरीश रावत जी ने इससे पहले भी कहा था, तो उनके पास कोई योजना होगी, उस पर हम लोगों की अभी बात नहीं हुई। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता देते हैं। विश्व मत्स्यिकी दिवस आज देहरादून में कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। कार्यक्रम में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने की शिरकत।
ट्राउट फार्मिंग के कल्चर के लगाए गए हैं स्टॉल। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, विश्व मत्स्यिकी दिवस है आज, जिसको लेकर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, विश्व मत्स्यिकी दिवस है आज, जिसको लेकर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री रेखा आर्य ने भी शिरकत की है। ट्राउट फार्मिंग, क्रेज कल्चर के लगाए गए हैं स्टॉल। तो बता दें आपको कि आज विश्व मत्स्यिकी दिवस है और जिसको लेकर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। बता दें आपको कि ट्राउट फार्मिंग, केज कल्चर के यहां पर स्टॉल लगाए गए। बड़ी खबर देहरादून से, विश्व मत्स्यिकी दिवस है आज, जिसको लेकर देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और राज्य मंत्री रेखा आर्य ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की हुई है। विश्व मत्स्यिकी दिवस मतलब वर्ल्ड फिशरीज डे है आज, जिसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया गया है और राज्य मंत्री रेखा आर्य ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, विश्व मत्स्यिकी दिवस है आज। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सितारगंज से है, जहां पर नगर पालिका बोर्ड एवं ठेकेदारों का जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। बता दें कि नगर पालिका बोर्ड और ठेकेदार अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं इस दौरान नगर पालिका बोर्ड और ठेकेदारों ने अपर जिलाधिकारी पर परेशान करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि लंबे समय से अवरुद्ध विकास कार्यों और किए गए कार्यों का भुगतान न होने से नाराज परेशान नगर पालिका बोर्ड और रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों का भी भुगतान न होने के कारण पालिका बोर्ड और ठेकेदारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिनकी मुख्य मांगे हैं, जिन ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं उनका भुगतान तत्काल किया जाए ताकि अन्य रुके हुए विकास कार्य जल्द पूरे किए जा सके।
है कि धरना आज प्रारंभ हो गया है। हमारे सारे वार्ड मेंबर, सारी जनता और बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ पिछले 5 वर्षों से एक जांच चल रही है, जिला स्तर से जांच चल रही है। चलिए, जांच से हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। 3 कमेटियां इन्होंने बदल दी, लेकिन कोई निष्कर्ष इनका निकल नहीं पाया। पहली बात तो हमारा कहना यह है कि जो इन्होंने कमेटियां बनाई थी, 2 कमेटियों ने क्या जांच रिपोर्ट करी, उसका खुलासा करा जाए। हमें पता लगना चाहिए कि जांच हमारी क्या हो रही है, उसमें क्या निष्कर्ष। हमारी मांगे ये है कि बहुत सारे हमारे यहाँ ठेकेदार हैं। हम जब हमारा वोट जीत के आया, 233 रोडें पास करी हमने, जिसमें से 123 रोडें अभी भी ऐसी हैं जो इस कारण से नहीं हो पा रही है क्योंकि ठेकेदारों ने जो पूर्व में काम करते हैं उनकी पेमेंटें रोक ली गई है। आर्थिक संकट उनके ऊपर आ गया है। इस कारण से वो हमारी जो बाकी स्वीकृत जो 123 रोडें हैं वो नहीं बना रहे। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई 6 घरों में चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं, जबकि घटना को अंजाम देने वाला एक आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस टीम द्वारा मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में पिछले 9 और 10 नवंबर की रात में पौच कॉलोनी, पंचवटी और देव होम्स में लाखों रुपए की चोरी हुई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। भारतीय नस्ल की गोवंश है और इसीलिए हर कालखंड में व्यवस्था रही है। गो और गो के महत्व को ध्यान में रख करके ये व्यवस्था रही है कि ये भारत के अंदर आस्था का प्रतीक है। इस आस्था के प्रतीक का सम्मान हर एक स्तर पर होना चाहिए और इसको महत्व देते हुए हर एक स्तर पर गौ और गौ माता की रक्षा और उसके संरक्षण और उसके संवर्धन की दिशा में कार्य होना चाहिए। आजादी के बाद भी कम और ज्यादा मात्रा में सब काम होते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात तो थी जिसके कारण एक बड़ी मात्रा में गोवंश सड़कों पर और खेतों में दिखाई देता था। मुझे याद है जब 2017 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी और मुझे दायित्व दिया गया कि मैं प्रदेश सरकार का नेतृत्व करूं, तो मेरे सामने चुनाव के दौरान भी बातें सामने आती थी कि आखिर इतने बड़ी पैमाने पर सड़कों पर गौ खेतों में जो गोवंश है इसके लिए क्या होगा। दूसरा, जितना यहां था उससे बड़ी पैमाने बड़ी मात्रा उससे भी ज्यादा गौ तस्करी के माध्यम से दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में यहां से तस्करी होती थी। हमें गौ तस्करी भी रोकनी थी, अवैध बूचड़खाने भी बंद करने थे, लेकिन साथ साथ हमें यहां पर सड़कों पर और खेतों में जो गोवंश विचरण कर रहा था, लावारिस स्थिति में घूम रहा था, उसके लिए भी व्यवस्था देनी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया। 5,24,000 गोवंश वर्तमान में सरकार के द्वारा संचालित गो आश्रय स्थलों में वर्तमान में है, ये ग्रामीण क्षेत्र में। और अगर मैं नगर निकायों के द्वारा संचालित कान्हा उपवन की बात करूं तो संख्या 8 लाख से ऊपर पहुंचती है कि 8 लाख से अधिक गोवंश आज के दिन पर सरकार के द्वारा संचालित गो संरक्षण केंद्रों में सुरक्षित रह करके, वहां पे सुरक्षा का एक भाव 2 रूपों में है। एक, उन गोवंश का कोई तस्करी नहीं कर सकता। दूसरा, उन पे वहां पर खिलाने की एक निश्चित व्यवस्था शासन के स्तर से उन लोगों को उपलब्ध कराई गई है। यह पक्ष शासकीय पक्ष है, लेकिन हमने इसके अलावा भी 2 अन्य स्कीम निकाली है। एक स्कीम कि अगर कोई किसान अपने घर में गोवंश को रखना चाहेगा, क्योंकि इससे पहले सभी गोवंश का हमने जियोटैग किया है, और जियोटैग करने के बाद अगर कोई उनमें से किसी गाय को या किसी बछड़े को अपने घर में रखना चाहता है
तो सरकार एक किसान को 4 गोवंश तक दे सकता है, बशर्ते वह उसकी देखभाल करने का एग्रीमेंट सरकार से स्थानीय स्तर पर करे। और सरकार गोवंश भी देगी। हर महीने प्रति गोवंश 900 रुपये भी सरकार उसको उसके बैंक अकाउंट में उपलब्ध कराने का कार्य करेगी। यह कार्य सफलतापूर्वक हुआ है। अब तक हम 63,000 से अधिक गोवंश किसानों के हवाले कर चुके हैं और प्रति महीने इसकी समीक्षा होती है, उसकी जांच होती है और प्रति माह उसके अकाउंट में, किसान के अकाउंट में पैसा जाता है। दूसरा, अति कुपोषित बच्चों के बारे में, अति कुपोषित माताओं के बारे में आप अनुमान करिए, अगर कोई पौधा सूख रहा है, आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए, वो पौधा पनप जाएगा, एक पेड़ बन जाएगा, एक समय के बाद फलता फूलता हुआ दिखाई देगा। राज्य सरकार ने एक स्कीम चलाई और स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की कि हर कुपोषित परिवार जिसके पास गाय को रखने की व्यवस्था होगी, हम उस परिवार को एक गाय उपलब्ध करवाएंगे जो ब्याही हुई गाय होगी और उस ब्याही हुई गाय को अपने घर में रख करके पालन करेगा। निःशुल्क गाय देंगे और हर महीने 900 रुपये भी उस गाय के भरण पोषण के लिए वह कोई उपाय कर सके, इसके लिए हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त उसको हम लोग शासन के स्तर से उपलब्ध कराएंगे। पशुपालन विभाग प्रति माह 900 रुपये भी उस परिवार को देगा। अब तक हजारों परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया है। भारतीय नस्ल के गोवंश की महत्व, दुनिया इसके महत्व को जानती है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। इसका अर्थव्यवस्था के लिए भी, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में भी इसका महत्व है। अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए कोई भी कर्मकांड ऐसा नहीं है जो बगैर गौ माता के संपन्न हो सकता हो, और अंतिम यात्रा भी बिना गौ माता के नहीं निकलती है जीवन की। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जीवन के चारों पुरुषार्थों में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है तो बगैर गौ माता के ये संभव नहीं हो सकता। आज भी आप देखते होंगे पूजा होती है घरों में, तो गौरी गणेश की मूर्ति की स्थापना के लिए रहना है तो वहां पे सुपारी और गोबर रख करके ही ये पूजा करके ये आयोजन संपन्न होता है। घरों में सफाई के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त माध्यम क्या माना जाता था? गोबर से लीप करके, पुताई करके जब हम लोग करते थे सबसे शुद्ध माना जाता था। इस सब के बावजूद दो चीजें देखने को मिली। एक, हमने इस पक्ष को क्या छोड़ा, यानी एक प्रकार की बीमारियां सामने आनी शुरू हुई। दूसरा, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगा। उत्तर प्रदेश राज्य दुनिया के अंदर किसी भी देश की तुलना में ज्यादा दुग्ध उत्पादन करता है, लेकिन दुग्ध की मांग दुनिया की मार्केट में इसलिए नहीं क्योंकि यहां पे खुरपका मुंहपका रोग अभी है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने लगभग 14,000 करोड़ रुपए की लागत की एक बड़ी योजना लागू की है, जिसमें हर गोवंश के खुरपका मुंहपका रोग को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए कार्रवाई हो, और इस दिशा में एक व्यापक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हर दिन 5 लाख से अधिक गोवंश को और अन्य ऐसे पशुओं को जिन्हें खुरपका मुंहपका की बीमारी की संभावना रहती है, इन सब पर टीकाकरण की कार्रवाई प्रतिदिन चल रही है और जियोटेक उसके साथ किया जा रहा है। जियोटेक के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कौन सी गाय पे टीकाकरण हुआ है, कौन सी पे नहीं हुआ है। एक बड़ा कार्यक्रम इसके माध्यम से चल रहा है। दूसरा, जहां ये कार्यक्रम चला वहीं भारतीय नस्ल के गोवंश की नस्ल सुधार की दिशा में भी एक बड़ा कार्यक्रम आगे हम लोगों ने लिया है।
और इसके लिए हम लोगों ने बुंदेलखंड क्षेत्र को पहले चरण में लिया है। अगर यही भारतीय नस्ल का गोवंश जो भी 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम दूध देता है, यही गोवंश 3 किलो 4 किलो 5 किलो तक दूध देने लग जाएगा तो कोई भी लाभार्थी इसे सड़कों पे नहीं छोड़ेगा, ये वहीं पे अपने घरों में रख करके इसकी सेवा करेगा, दूध भी पिएगा और साथ साथ गोबर और गोमय से मिलने गोमूत्र से बनने वाले उन औषधीय गुणों का लाभ भी ले पाएगा। कुछ नए प्रयोग प्रारंभ हुए हैं। एक जो जीरो बजट खेती की नई कॉन्सेप्ट आई है, इस मामले में हम लोगों ने बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा है किसी एक जनपद को पहली बार बिना किसी केमिकल और फर्टिलाइजर के गो आधारित खेती के लिए आप उसका चयन करिए। हम उसका 2 बार प्रशिक्षण दे चुके हैं। हर एक कृषि विज्ञान केंद्र को, प्रदेश के अंदर 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र को इस बात के लिए कहा गया है कि वह अपने यहां कम से कम एक गांव को गौ आधारित खेती के लिए तैयार करें, जिसमें कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, केवल गौ जीवामृत के माध्यम से कैसे हम अत्याधुनिक खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। गंगा के किनारे तटवर्ती क्षेत्रों में गौ आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में उसका प्रावधान किया गया है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में जो किसान अपने खेतों में बागवानी लगाएगा उसे 3 वर्ष तक हम लोग एक निश्चित धनराशि उपलब्ध कराएंगे, बशर्ते वह अपनी बागवानी का माध्यम गो आधारित बनाए। ये सरकार के द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन है। लगातार इस पर एक नई योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है और उन योजनाओं से लाभ उनको उपलब्ध कराने का कार्य जहां हो रहा है, वहीं एक नई तकनीक को लेकर के उस जगह जो कार्य प्रारंभ हुआ है, खासतौर पर गाय के गोबर से सीएनजी बनाने की कार्रवाई। आपने देखा होगा जब हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर गरीब के घर तक रसोई गैस के सिलेंडर भरवाए, उपलब्ध करवाए, तो स्वाभाविक रूप से यह नारी गरिमा का सम्मान है, बीमारियों से बचाव का भी एक माध्यम है। लेकिन आने वाले समय में अभी जो सिलेंडर का एक पैसा उन्हें भरना पड़ता है हर महीने रिफिल करने के लिए, अगर गांव के लोग 2 गाय भी पाल लें और किसी परिवार के पास 2 गाय है, ये मान के चलिए कि 2 गाय उस परिवार के ईंधन की यानी एलपीजी के सिलेंडर में जितना उनका रसोई गैस खर्च होता है उसकी आपूर्ति गाय का गोबर ही उन्हें उपलब्ध करा के दे देगा। एक नया हम लोग तकनीक लेकर के आने जा रहे हैं और हर गांव में हम लोग एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगा करके फिर मीथेन और सीएनजी को अलग अलग करने की एक नई तकनीक को विकसित करते हुए सिलेंडर में उसे रिफिल करने की जो तैयारी हो रही है, ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई क्रांति का ये माध्यम बनेगा। और जो उसके बाद गोबर बचेगा, यह बेहतरीन कंपोस्ट के रूप में गो आधारित खेती की उपजाऊपन को बनाए रखने में भी ये बहुत कारगर साबित हो सकता है। गो आधारित खेती जल की कमी को भी दूर करेगा। आप देखते होंगे बहुत सारी जगह जल का भूगर्भीय जल का इतना दोहन हुआ है कि वहां पर लगातार इस बात की शिकायत आती है कि वहां पे वे डार्क जोन हो गए हैं। लेकिन जब आप केमिकल और फर्टिलाइजर डालते हैं तो स्वाभाविक रूप से उतनी मात्रा में आपको पानी भी डालना पड़ता है। लेकिन जब गाय का गोबर या गौ आधारित खेती से जीवाश्म के माध्यम से आप जब उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, किसी खेती के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, तो पानी की मात्रा भी खेती के लिए उतनी ही कम आवश्यकता पड़ती है। और ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाने की कार्रवाई आगे चल रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सौरभ जी ने
अलग अलग पक्षों को लेकर के बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ और एक पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने इस गोलोक की ओर इस पुस्तक के संकलन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। ये दुरूह कार्य था, हम सबकी आस्था है, लेकिन इतना बड़ा बृहद संकलन हम लोग नहीं कर पाते। उस कार्य को उन्होंने किया। करने के बाद भी वे मेरे पास आए 4 महीने पहले। उन्होंने कहा कि मैंने एक पुस्तक लिखी है, इसका विमोचन होना है, वर्चुअली हो जाए या कैसे हो जाए। वो तो उसी दिन चाहते थे। मैंने कहा भी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप आज ही आए हैं और एक पुस्तक है, मैं एक बार देखूं, और गायक पर आधारित है। इसको जो प्रचार मिलना चाहिए, उस प्रचार का जो एक जिसकी वो हकदार है, पुस्तक भी और आप भी जिसके हकदार हैं, और उसको सम्मान मिलना चाहिए। मैं भी सोचता था, वो बीच में एक बार फिर आए, मैं भी सोचता था कैसे होगा, कैसे इसको करा पाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा सूचना विभाग को भी कि इन्होंने सौरभ जी के साथ श्री नवनीत सहगल जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को ध्यान में रख करके गोपाष्टमी के एक दिन पहले जनता को ये पुस्तक समर्पित की है। सचमुच गौ माता के प्रति श्रद्धा का एक सशक्त माध्यम ये बन सकता है, क्योंकि कल के लिए हम लोगों ने घोषणा की है जितने भी गौ आश्रय स्थल होंगे प्रदेश के अंदर, इन सभी गौशालाओं में, गौ आश्रय स्थलों में विशेष पूजा होगी, गौ माता की पूजा होगी। वहां पे गौ माता को खिलाने की व्यवस्था होगी। हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, अन्य पदाधिकारीगण, ये सभी लोग उन अलग अलग जनपदों के कार्यक्रमों में भागीदार होंगे। और मैं भी स्वयं मिर्जापुर की एक गौशाला में कार्यक्रम में भागीदार बनने जा रहा हूं, वहां पर कि मैं भी उस कार्यक्रम का भागीदार बनूंगा। एक बड़ा कार्यक्रम होगा। तो गोपाष्टमी के कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर अगर यह जनता को पुस्तक प्राप्त हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। और मैं इसके लिए सौरभ जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अच्छा एक प्रयास प्रारंभ किया है। और मुझे विश्वास है कि विद्या भारती और इस प्रकार के संगठन जब भी भारत के मानबिंदुओं के लिए, भारत की आस्था का सम्मान देने के लिए, भारत के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़े हुए किसी भी उन मानबिंदुओं के लिए किसी भी स्तर पर प्रयास करेंगे, तो सरकार का भरपूर सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं गोलोक की ओर इस ग्रंथ के प्रकाशन और आज विमोचन के लिए मैं सौरभ जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको गोपाष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।